नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइट। जी हां, हरियाणा न्यूज के कॉन्क्लेव में सीएम ने बड़ा बयान दिया, जिसके बाद से ही हरियाणा की सियासत में भूचाल है। हरियाणा में भाजपा जजपा गठबंधन में मतभेद सामने आने शुरू हो गए हैं। सीएम मनोहर लाल के बयान, सरकार सिर्फ बीजेपी की वाले बयान पर सियासत में घमासान छिड़ गई है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में गठबंधन को लेकर चल रही बयानबाजी के बीच इस नाजुक रिश्ते की डोर आला कमान ने थाम ली है। भाजपा और जजपा नेता अब इस पूरे मामले को लेकर सधे हुए बयान दे रहे हैं। अन्य नेताओं को भी पार्टी लाइन में रहकर बोलने की हिदायत दी गई है। इस पूरे प्रकरण में एक बात तो साफ हो गई कि यह गठबंधन सरकार चलाने के लिए ही हुआ है। भविष्य में क्या होगा, ये निर्णय भी आला कमान को ही लेना है। भाजपा नेताओं ने यह तर्क दिया है कि 10 साल हरियाणा में पार्टी की सरकार रह चुकी है, ऐसे में गठबंधन के बगैर भी गाड़ी चल सकती है। जबकि जजपा ने सीटों के गणित पर होमवर्क करने के बाद अपनी स्थिति स्पष्ट की है। सीएम मनोहर लाल के बयान, सरकार सिर्फ भाजपा की है वाले बयान पर सियासत में घमासान छिड़ा हुआ है। जजपा ने नाराजगी जाहिर करते हुए गेंद भाजपा के पाले में फेंक दी। हमने कभी काउंसिल की बात नहीं कही है। अब हमने जो किया कहा है वो हमने किया, और सरकार तो कभी से बीजेपी की है। ये बड़ी बात कह रहे हैं। बीजेपी नहीं है, बीजेपी में सहयोग कर रही है, लेकिन कभी हमने उनकी बात मानी नहीं। जहाँ तक उन्होंने कहा कि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, हमें आज तक यही कहा जाता रहा। हम भी ये मानते हैं कि सरकार गठबंधन की है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहने से कैसे चूक गए, और ये बात थोड़ी हमें इस पे खेद जरूर है कि जो उन्होंने कहा कि हमने कभी जननायक जनता पार्टी को काम किया क्या, क्योंकि सरकार दोनों पार्टियों की है, अलायंस है और अलायंस मजबूती के साथ चल रहा है। किस विषय किस संदर्भ में वो बात कहेगी, इस पे तो क्लैरिटी सीएम साहब दे सकते हैं। अब आपको 2024 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, गठबंधन टूट जाएगा। अब आपको 2024 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, गठबंधन टूट जाएगा। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव भी बीजेपी जेजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए थे और कहा कि जेजेपी के कई विधायक तो बीजेपी के संपर्क में हैं। जो विधायक है उसके सारे उसको छोड़ चुके हैं, साथ उसके विधायक नहीं है। मुख्यमंत्री के साथ सारे विधायक हैं, इसलिए कोalition गवर्नमेंट केवल नाम की है। मेरा तो ये कहना है कि एक दिन अपना वो वापस ले ले समर्थन, कितने एमएलए साथ जाएंगे पता लग जाएगा। हरियाणा में भाजपा और जजपा का गठबंधन साल 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद हुआ था। इन चुनावों में भाजपा को 40, जजपा को 10 सीटें मिली। सरकार बनाने के लिए भाजपा को 6 सीटें चाहिए थी, इसलिए भाजपा ने बहुमत न मिलने पर निर्दलीय विधायक और जजपा के समर्थन से सरकार बनाई। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं। बयानों से हालात साफ है और बयानों से ये भी नजर आ रहा है कि अब चुनाव नजदीक है, तो चुनाव आने तक कई बदलाव देखने को मिलेंगे, कई सियासी वार देखने को मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो चारों ही बयान आपने सुने हैं। अब इस बयानों के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे कि अब आफत किसकी बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि शिखर पर है सियासत, चुनाव नजदीक है और उससे पहले इस तरह के बयानबाजी देखने को मिल रहे हैं। हरियाणा न्यूज ने कॉन्क्लेव किया था और उसके बाद से ही जो बयान सामने आए उस पर गठबंधन में कहीं ना कहीं यहां पर भूचाल है। अब बड़ा सवाल यह कि राजनीति ऑन टॉप है, लेकिन हमारे सवाल जो सामने है उस पर कौन फ्लॉप है, ये भी देखने वाली बात है। बड़े बड़े दिग्गज मौन है, क्या दबाव में है तमाम लोग? सीएम और डिप्टी सीएम के अलग अलग बयान हैं। अब इस बयान को किस तरह से समझा जाए? शीर्ष नेताओं के बयान भी अलग अलग हैं, तो उन बयानों के क्या संकेत है, बड़ा सवाल है। गठबंधन की गांठ ढीली, ये सबसे बड़ा और अहम सवाल जिस पर बीजेपी और जेजेपी से जरूर हम जवाब लेंगे। तो बड़ा सवाल ये भी है कि क्या टूट जाएगा बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन? तो सीएम और डिप्टी सीएम के अलग अलग बयान हैं, शीर्ष नेताओं के अलग अलग बयान हैं। तो शीर्ष नेता अगर अलग अलग बयान दे रहे हैं तो इस बयान के क्या कुछ संकेत हैं? गठबंधन सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, क्या गठबंधन सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है? ये भी अहम सवाल है।
तो मुद्दा में आज का विषय यही कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर हम बात करेंगे। जिस तरह से एक के बाद एक बयानों की झड़ी लग रही है तो सवाल उठना लाजमी है, क्या वाकई गठबंधन की गांठ ढीली हो गई है, राजनीति चरम पर है। कई तरह के सवाल जो हरियाणा कॉन्क्लेव में पूछे गए थे उस पर अब बयानबाजी हो रही है, सियासत कहीं ना कहीं हावी है। तो हरियाणा के सियासी हालात की अगर हम बात करें तो भूचाल की स्थिति है, क्योंकि अब गठबंधन पर ही सवाल उठ रहे हैं। 2019 में विधानसभा के चुनाव हुए, बीजेपी 40 सीटों के साथ जीती थी, कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी, जेजेपी के पास 10 सीटें थी, निर्दलीय के पास 7, INLD के पास 1 और HLP के पास 1। तो ऐसे में जो सरकार बनी वो बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन से बनी। तो अब इस गठबंधन को लेकर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। तो हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ जेजेपी की तरफ से प्रवक्ता दीप कमल सहारण जी जुड़ गए हैं और इनेलो की तरफ से रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजेंद्र जादौन जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। और सबसे पहले तो मैं राजेंद्र जी आपके पास ही आना चाहूंगी, आप बेहतर समझेंगे राजनीति को हरियाणा की। पिछली अगर हम गठबंधन की बात करें तो बहुत ज्यादा सफल रही है गठबंधन, लेकिन अभी बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन को लेकर आप क्या कहेंगे जिस तरह से बयानबाजी हो रही है? देखिए, अभी जो 2019 में ये अनाउंस हुआ था और भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूरी थी कि सरकार बनाने के लिए उनको बाकी जो बहुमत अपना पूरा करने के लिए समर्थन की जरूरत थी जी। तो उस समय जेजेपी जो है 10 विधायकों के साथ आई तो गठबंधन हो गया। और मैं तो ये समझता हूँ कि गठबंधन का मतलब ये होता है कि सरकार का जो है चरित्र और उसका कामकाज और उसकी नीतियां सब मिली जुली होनी चाहिए जी। तो जो पिछले 19 से लेकर अब तक तो जो है ये दिखाई देता रहा जी, ज्यादा कोई बड़े मतभेद और बड़ी चौड़ी खाई नहीं दिखाई दी। लेकिन अब इस समय चुनाव की करीबी में जो अगले विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और मुख्यमंत्री ने अगर इस तरह का बयान दे दिया कि सरकार तो बीजेपी की है, तो इसमें हो सकता है कि कुछ रणनीतिक संकेत हो कि वो चाहते हो कि अगला चुनाव भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र रूप से लड़ेगी और अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जो कैडर को वो इस तरह का कोई मैसेज देना चाहते हो, इसलिए इस तरह का बयान आया। क्योंकि इससे पहले कभी इस तरह का बयान नहीं आया और सरकार की तरफ से भी कहा जाता रहा कि अलायंस की सरकार है और हमने एक संयुक्त कार्यक्रम भी तय किया है, उसके आधार पर काम करेंगे और कुछ दिखाई भी दिया है। जैसे ये हरियाणवी युवाओं को जो रोजगार में आरक्षण की बात थी उसका जो लेके आए गए कानून, तो वो जेजेपी के उसमें चुनावी घोषणा पत्र में था। हालांकि जेजेपी के कई चुनावी वादे पूरे नहीं हुए, खासतौर से बुढ़ापा पेंशन का जो मुद्दा है वो काफी जेजेपी भी महसूस करती रही है। लेकिन इस तरह का जो बयान मुख्यमंत्री ने अब दिया है तो मुझे लगता है कि ये आगने वाले चुनाव की रणनीति का संकेत है जी। चलिए, दीप कमल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीप कमल जी, आपने आज बयान सुना होगा ओपी चौटाला का, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गठबंधन अब टूटेगा। तो एक के बाद एक बयान देखने को मिल रहे हैं। सीएम ने जिस तरह से बयान दिया था कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, जेजेपी सहयोगी पार्टी है, जेजेपी की हम बात नहीं सुनते, उसके बाद एक के बाद एक बयान आए। निशांत सिंह का भी बयान हमने सुना, दुष्यंत चौटाला हरियाणा के डिप्टी सीएम का बयान भी हमने सुना, आज ओपी चौटाला ने एक बड़ा बयान दे दिया, उस पर क्या है रिएक्शन आपका? देखिए, ओम प्रकाश चौटाला जी ने तो पिछले सप्ताह भी गई थी और उससे पहले भी मैं मानता हूँ कि विपक्ष के लोगों का तो ये अधिकार है कि वो सरकार की, चाहे वो स्थिरता हो या कार्यकुशलता हो या भविष्य हो, सारी बातों पर सवाल खड़ा कर सकते हैं। इतना तो विपक्ष के नेताओं के उसमें जरूर दायरे में रहता ही है। और हमारी सरकार के बारे में तो जब अक्टूबर 2019 में सरकार बनी थी तभी से लोगों ने उसकी जो एक समय सीमा है या उसकी एक एक्सपायरी डेट है वो देनी शुरू कर दी थी। 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, फिर उसके बाद नगर निकाय के चुनाव, फिर उसके बाद जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव, उसके बाद राज्यसभा के चुनाव, कि इनके बाद टूट जाएगा, इनके बाद टूट जाएगा। और आज के दिन भी कमोबेश वही स्थिति है। जहां तक देखिए राजनीतिक विषय क्या क्या है आज के वक्त इनके सामने, उसका सवाल है। हमारी पार्टी के सामने हमारी पार्टी के विभाग है, पार्टी का संगठन है जिसका हम पुनर्गठन कर रहे हैं। नए जिलाध्यक्ष, 15 जिलाध्यक्ष हमने कल घोषित किए हैं, उससे पहले प्रकोष्ठों के अध्यक्ष घोषित किए थे। और आगे आने वाले समय में भी हम अपनी पार्टी का जो कैडर है उसको नई जिम्मेदारियों के साथ चुनावी साल में मजबूत कर रहे हैं। दूसरा पहलू है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में 18 जगहों पर नगर निकाय के चुनाव होने हैं, उसके बाद नगर निगम के चुनाव होने हैं, वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है।
तीसरा पहलू कोई और हो सकता है, चौथा कोई और उन्हीं सब बातों के बीच में एक पहलू ये भी हो सकता है कि गठबंधन सरकार की आज के दिन स्थिति क्या है और आने वाले समय में चलिए इस पर तो जवाब लेंगे डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। प्रायोरिटी के हिसाब से लोग चलते हैं अपने हिसाब से। हमारे लिए बहुत सारे विषयों के बीच में एक विषय है, निरंतरता के अंदर सारी चीजें चल रही हैं और उसमें गठबंधन अच्छे से चल रहा है। उसमें कभी कभी किसी ने कोई बातें कही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब तक 3.5 साल में तो उन बातों का कोई अंतर रहा है। वही की वही स्थिति है जैसी जननायक जनता पार्टी की सरकार में आज से 3.5 साल पहले। सीएम के बयान को लेकर क्या कहेंगे? आपके जो प्रदेश अध्यक्ष वो तो कह रहे हैं इस बयान पर हमें खेद है, क्योंकि सीएम के बयान अलग है, डिप्टी सीएम के बयान अलग है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने मुख्य रूप से एक बात कही कि प्रदेश में सरकार मुख्य रूप से बीजेपी की है। ये बिल्कुल सच है, हम इस बात को मानते ही हैं और हर कोई जानता ही है कि जिस पार्टी के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, उसी की सरकार मुख्य रूप से है। 40 विधायक उनके पास है, हमारे 41 उनके पास है, हमारे पास सिर्फ 10 हैं, तो मुख्य रूप से उन्हीं की है। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि पेंशन के मामले में हमने उनकी ये बात कभी मानी नहीं है। तो ये बात भी अपनी जगह सही है कि पेंशन के मामले में बीजेपी के लोगों ने कभी नहीं कहा कि 5100 रुपए पेंशन देंगे। ये जेजेपी का वादा है और जेजेपी का इरादा है। लेकिन और जेजेपी के लोग इस बात को चाहते हैं। कई बार आपने सुना होगा, कई बार जो शीर्ष नेतृत्व वो कहता हुआ नजर आता है कि बीजेपी अकेले सरकार बनाने में सक्षम है। तो क्या वहां पे जेजेपी इग्नोर हो रहा है? अब जेजेपी अपने लेवल पर तो मेहनत कर रहा है, जैसे कि आपने कहा कि हम अलग अलग पॉइंट पर काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के बयान भी सामने आते हैं। देखिए, इस तरीके के बयान हमें अपनी आगे की तैयारियों को और अच्छा बनाने के लिए भी काम आते हैं। हम उनको उतना ही पॉजिटिवली लेते हैं कि सारी संभावनाओं के लिए हम तैयार रहें, इस स्थिति के लिए भी, दूसरी के लिए भी, तीसरी के लिए भी। और हर लिहाज से हमारे कार्यकर्ता, नेताओं, काडर, वोटर सबका माइंडसेट उसके लिए तैयार होता है हर स्थिति के लिए। जहां तक मुख्यमंत्री जी के हाल के बयान है, उन्होंने आपके ही कॉन्क्लेव में ये कहा कि 3.5 साल पहले हरियाणा की जनता के जनादेश, जैसा हरियाणा की जनता ने आदेश दिया, जैसा परिणाम दिया, उसको मानते हुए हमने गठबंधन किया था और वो गठबंधन आज के दिन कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से चल रहा है। चलिए, आप ये कह रहे हैं गठबंधन अच्छे से उसी कॉन्क्लेव के अंदर उन्होंने कहा। जवाब ले लेते हैं। जहां तक पेंशन का विषय है, सिर्फ उन्होंने पेंशन के विषय में ये बात कही। रजत जी, आपका जवाब। सर, वीरेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले रजत जी का जवाब। जी, रजत जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आपसे मैं यही जानना चाहूंगी, जो अभी आप सुन रहे थे सारन जी को, उनका कहना है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है। ओपी चौटाला ने आज बड़ा बयान दिया, उस पर क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, मैं उसी पर ही आ रहा था। मुख्यमंत्री जी ने, जो आपको आवाज आ रही है मेरी? पहले तो जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, जो मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया उसके बाद भाजपा के अलग अलग नेताओं का अलग अलग खेमों से इस तरीके के बयान आ रहे हैं। जो अभी मैं हाल ही में आपको एक उदाहरण दूंगा, यमुनानगर के मेयर हैं महेश चौहान, उन्होंने तो बड़ा स्पष्ट तौर पे ये कहा है, अकेला पेंशन का मुद्दा नहीं, महिलाओं को 50% आरक्षण, तो 75% जो युवाओं को हरियाणा के में जो नौकरी है उसमें आरक्षण का मुद्दा, उन्होंने कहा ये सारे हमारे मुद्दे हैं, ये जजपा के नहीं है, दुष्यंत चौटाला कुछ नहीं है। नाम लेकर स्पेसिफिकली बड़ा कहा है। वो अगर वो किसी को वीडियो चाहिए तो मैं वीडियो फॉरवर्ड कर दूंगा, और दीप कमल सारन जी तो हमारे एक ग्रुप में भी है कॉमन, उसमें वो जाके देख भी सकते हैं, क्या पता उन्होंने देख भी लिया हो। तो बड़ा स्पष्ट तौर पे, और अगर जो आज दीप कमल सारन जी कह रहे हैं तो ये अपने प्रदेश अध्यक्ष को ये बात क्यों नहीं समझाई उन्होंने? उनको किस बात का खेद हो रहा है फिर, कि उनको किस बात की आपत्ति है, क्यों उन्होंने दुख जाहिर किया उनके प्रदेश अध्यक्ष ने? तो देखिए, अभी जहां तक जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने बात करी है, बड़े नेताओं की बातों में बहुत गहराई होती है, और कहते हैं, कहावत है, स्टिल वाटर्स रन डीप। तो इतनी जल्दी दीप कमल सारन जी को समझ में आ जाए इतने दिग्गजों की जो राजनीति के पीछे की क्या बयानों के पीछे वजह होती है, तो मैं मानता हूं कि फिर तो दीप कमल सारन जी को पार्टी का अध्यक्ष बना देना चाहिए, क्योंकि वो बड़ी समझदारी की बातें करते हैं। ऐसा देखिए, जिसका भी कार्डर होता है, कि कोई भी पार्टी हो, ये स्वाभाविक सी बात है कि तो पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं बच जाता। अगर आज जजपा भी भाजपा के आगे सरेंडर कर दे अगर, क्योंकि जो बयान दिया उसके मायने आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि सब चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, कोई भी पार्टी किसी के आगे सरेंडर नहीं करती है कि हम सरेंडर करके बैठ जाते हैं, हम आपके खिलाफ नहीं लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सारी उम्र भर का गठबंधन है। 2019 से पहले सब जानते हैं यहाँ पैनल में किस तरह पानी पी के कोसते थे एक दूसरे को। ये
कोई बयानों को मुझे दोहराने की भी जरूरत नहीं, और कोई हैरानगी की बात नहीं होगी कि आने वाले समय में इसी साल के अंदर अंदर, जैसे कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा कि 24 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मैं भी इस टीवी पे बड़ी जिम्मेवारी के साथ आपको ये बात कह रहा हूँ कि 2024 में मैं आपको एक दूसरे को कोसते दिखा दूंगा, क्योंकि बहुत सी सीटें ऐसी हैं हरियाणा में, जो सुभाष बराड़ा जी की सीट है, कृष्ण कुमार बेदी की सीट है, उदाहरण के तौर पे कैप्टन अभिमन्यु की सीट है, ऐसे बहुत सी सीट ऐसी हैं जहां पे आम चर्चा आज ये है कि अगर ये वापस भी ले लेते हैं समर्थन, तब भी इनके 10 में से 7 विधायक जो है वो भाजपा के साथ खड़े मिलेंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है कि इनका भी एकनाथ शिंदे वाला काम ना हो जाए जो शिवसेना के साथ हुआ था। तो बहुत सी चीजें होती हैं कि कब कौन सी पार्टी किसकी जमीन खिसका ले, ऐसा राजनीति में सारन जी को इस पर जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले तो वीरेंद्र जी से बात कर लेते हैं। वीरेंद्र जी भी जुड़ गए हैं सर, मैं आपके पास आऊंगी पंचटा जी दोबारा। वीरेंद्र जी, क्या वाकई गठबंधन की गांठ ढीली हो गई है सर? जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं उसे लेकर क्या कुछ कहेंगे? ओपी चौटाला ने भी आज बड़ा बयान दिया है सर, आपने सुना होगा। मेरा ऑडियो आपको ठीक से मिल रहा है? जी सर, जी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गठबंधन जो हमारा और जननायक जनता पार्टी का है, वो ओम प्रकाश चौटाला जी की इच्छा से तो बना नहीं था जी। हमारा और जजपा का जो गठबंधन बना था वो हरियाणा की जनता ने 2019 में जो जनादेश दिया था उसकी परिस्थितियों में से पैदा हुआ था जी। ये गठबंधन कल तक चले, परसों तक चले या बरसों तक चले, इसका निर्णय करने का अधिकार और इस संबंध में निर्णय करने की क्षमता दोनों दलों के शिखर नेतृत्व के पास है। इसलिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला गठबंधन के भविष्य को लेकर क्या कह रहे हैं, क्या सपने देख रहे हैं, क्या अफवाहें फैला रहे हैं, ये बहुत मायने नहीं रखती। वे पुराने नेता हैं, वो दिग्गज नेता हैं। किसी जमाने में आज की जजपा भी उनकी पार्टी का हिस्सा होती थी, परंतु हम सब ने पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को ऐसे ऐसे बयान देते हुए देखा और सुना है जिनका कोई आधार नहीं था, और उनकी की हुई भविष्यवाणियां जो एकदम असत्य साबित हुई हैं। एक ऐसी भविष्यवाणी का जिक्र मैं करना चाहता हूं। मैं उन दिनों पत्रकारिता में था और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री होते थे। कांग्रेस पर तंज कसते हुए वो कहा करते थे कि इनके तो 14, 15, 16 मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, इनको कभी मुख्यमंत्री बनाने का हरियाणा में मौका नहीं मिलेगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राज करूंगा। ये भविष्यवाणी या ये भाषण, ये बयान उन्होंने एक बार नहीं दर्जनों बार हरियाणा में अलग अलग स्थानों पर दिया, और कई स्थानों का इसका साक्षी मैं प्रत्यक्ष हूं। मैंने अपने कानों से सुना, उनको बोलते हुए देखा। तो ये भविष्यवाणी कभी सही साबित नहीं हुई। दुर्योग से प्रदेश का दुर्भाग्य था, कांग्रेस की सरकार बनी, 2 टर्म चली, और ओम प्रकाश चौटाला जी स्वयं उसके बाद मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। उनकी पार्टी लगातार तीसरी टर्म वो उससे बाहर है और हरियाणा की जनता ने उनको किनारे पर बिठा रखा है। तो मैं नहीं मानता कि सिर्फ अगर चौटाला साहब कह रहे हैं, उनकी मनोकामना है, तो इसके आधार पर गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा। इंडियन नेशनल लोकदल एक राजनीतिक दल है, उनको सपने देखने का अधिकार है, लेकिन अगर उनका नेतृत्व, अगर वो बिल्ली की तरह इस उम्मीद में है कि उनके भाग्य से छींका टूट जाएगा, गठबंधन टूट जाएगा, और फिर वो दही मक्खन दूध जो भी है सत्ता का, वो इनको यूं ही। ठीक है वीरेंद्र जी, केवल ढींगरा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। केवल जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। मैं 2-3 चीजें ऐड करना चाहूंगी सर। दीपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट किया था, हरियाणा न्यूज ने कॉन्क्लेव किया था, जहां पर उन्होंने पेंशन को लेकर बात उठाई थी कि जननायक जनता पार्टी ने घोषणा कुछ और की थी और अभी वो मान्य है 3100 रुपए और 5100 रुपए का जो डिफरेंस है वो। और दूसरी तरफ अजय यादव, कैप्टन अजय यादव ये कहते हुए नजर आए थे कि यहाँ पर जो सरकार चल रही है वो ज्यादा दिन नहीं चलेगी, और जेजेपी के बहुत सारे जो विधायक हैं वो बीजेपी के कांटेक्ट में हैं। जी देखिए, आपकी बात सही हो सकती है, क्योंकि मैं आपको ये चीज साथ में एक एवं और जोड़ता हूँ। जब अभी किसी का क्लेम में खट्टर साहब भी थे
और उसी खट्टर साहब के फिर बयान भी थे, जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी, उन्होंने कहा कि हमने 27,500 पेंशन कर दी है और हमारा मैनिफेस्टो तो हम लागू कर देंगे अपनी, हम तो 3,000 कह रहे थे, 3,000 हम कर देंगे। तो वो तो अपनी बात पे खड़े, लेकिन इनका जो गठबंधन है दोनों का, ये स्वार्थ का गठबंधन था, ये इनकी मर्जी का गठबंधन नहीं था। इसमें हुए थे अपने अपने डिपार्टमेंट की बांटा-बांटी की थी इन्होंने, और उन डिपार्टमेंट की बांटा-बांटी की थी इन्होंने, और उन डिपार्टमेंटों को लगातार दोनों ने लूटा है। अब ये स्वार्थ के गठबंधन जो है वो कितनी देर चलेंगे, कैसे चलेंगे, ये भविष्य की बात है। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी बात है कि अभी तक जो इन्होंने 3.5 साल सरकार चलाई है, इसके अंदर इतनी बड़ी लूट मची है, बहुत बड़ा पैसा खराब हुआ है, ये सारी बातें भी उसके अंदर है। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि ये अब जेजेपी को जैसे दूध में से मक्खी निकाली जाती है ना, इस तरीके से निकालना चाहती होगी बीजेपी। चलिए, लेकिन केवल जी अभी सहारण जी जुड़े हुए थे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि सब कुछ ठीक है पार्टी में, गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है, उनका कहना है। लेकिन अंदर से मैं बता देता हूं, अभी पिछले दिनों जो ट्रांसफर्स हुई हैं अफसरों की, ये भी उसका एक कारण है, और दूसरी बातें और भी हैं। सीधे शब्दों में मुख्यमंत्री ने ये कहा कि उनकी 5100 पेंशन उनका मुद्दा हो सकता है, जेजेपी का, हमारा कोई मुद्दा नहीं था। साफ साफ खट्टर साहब ने ये बात कही थी कि हम अपने तौर पे चलेंगे, वो अपने तौर पे, हमारा जो गठबंधन था वो सरकार चलाने तक था, उसके बाद हमारा कोई मतलब नहीं है। तो ये बात तो मुख्यमंत्री ने कही है। और दूसरी बात, जहां जेजेपी की बात है, इनके कुछ प्रवक्ता कुछ बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। हमारी एक दिन अभी पिछले दिनों ही एक और किसी चैनल पे के ऊपर बातचीत चल रही थी, तो जेजेपी के प्रवक्ता ने सीधे शब्दों में कहा कि हम तो खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं, हम इस समय खट्टर सरकार के साथ नहीं खड़े हैं। तो ये विरोधाभास जो है वो लगातार बीजेपी और जेजेपी में चल रहा है, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ये इनका आपसी अंदरूनी जो भी इनका वो था वो मामला है। लेकिन इन्होंने शुरू में ये भी कहा था कि हमारा मुद्दों के ऊपर एक कमेटी बनेगी और वो कमेटी सारा हिसाब किताब करेगी। वो कहां गई कमेटी? वो तो बनी ही नहीं। और जब कमेटी नहीं बनी, आपका आपस में यही तय नहीं हुआ कि कौन क्या काम करेगा, इसका मतलब ये है कि बीजेपी ने जेजेपी के साथ एक तरह से दूध में से जैसे मक्खी निकाली जाती है, इस तरह से निकालने का काम कर रही है। पंजटा जी ने भी कहा था, बड़ा सवाल मैंने उठाया था, ये लगता है कि सर की निशान सिंह की जगह अब इनके पास क्या रह गया, अध्यक्ष हो जाते, बन जाते। जी राष्ट्रीय मेरे से पूछ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी की जो प्रतिक्रिया है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है कि जब हम एक बात कहते हैं और किसी मान लीजिए पेंशन के विषय पर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं या कोई भी और नेता बोलते हैं और बताते हैं कि इस पर हमारा मैनिफेस्टो का जो वादा था वो ये था, उनका ये था, और अगर वो एक नई बात कह रहे हैं पहली बार कि हम इस पर 3,000 ही करेंगे और उसके साथ कह रहे हैं कि हमने 5100 रुपए वाली उनकी बात कभी मानी नहीं है, हमने पेंशन की उनकी बात कभी मानी नहीं है, ये मुख्यमंत्री जी ने जैसे कहा है, तो उसके साथ वो और दो बातें कई बार होता है कि नेता जो कह सकते हैं या कह देनी चाहिए, वो उम्मीद, वो डिमांड, वो ऐतराज निशान सिंह जी का था कि वो इसके साथ जो एक ही चीजें होती है कि हाँ ये विषय हमारा और उनका अलग है, लेकिन बाकी सब बातों पर हमारी सरकार ठीक चल रही है। और आपकी उसी इंटरव्यू में मुख्यमंत्री जी ने कहा है, ये मैं अभी नहीं कह रहा हूँ कि भाई सरकार ठीक चल रही है, उसी इंटरव्यू में आप कहें तो मैं वो ऑडियो चलाकर दिखा देता हूँ जिसमें मनोहर लाल जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार लोगों के जनादेश के अनुसार गठबंधन में चल रही है और उसमें कभी कभार कोई बातें होती हैं जो विचार विमर्श करके हम तय करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर कोई दिक्कत नहीं है, गठबंधन बिल्कुल ठीक चल रहा है, सरकार बिल्कुल ठीक चल रही है। और इसमें शब्दों का इतना महत्व वैसे भी कहाँ है जब 3.5 साल से जो विभाग दुष्यंत जी के पास थे वो उनके पास। पंजटा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। ढींगरा जी की शायद आवाज नहीं आ पा रही है तो वो भी देख लीजिएगा। पंजटा जी कुछ कह रहे हैं जी। कई लगभग 8-10 हमारे चेयरमैन बन गए हैं, बाकी जो हमारे जो उसके मुद्दे थे कई वो सारी चीजें होती है। जी पंजटा जी, बीच में जैसे ढींगरा जी कह रहे थे, ढींगरा जी जैसे कह रहे थे कि अलायंस के बारे में और दूध में से मक्खी निकाल देंगे या वो कर देंगे, तो मुझे ये लगता है कि फिर वो दूध, इनको ये उम्मीद है कि कांग्रेस के पास आएगा। और मुझे बहुत खुशी है इस बात पूछ रही है क्या बीजेपी वाकई ऐसा कर रही है कि जेजेपी को दूध में से मक्खी की तरह निकाल होती रहे, ये चर्चा होती रहे, हरियाणा के लोगों के सामने सारी बातें आती रहे, हमारी पार्टी का स्टैंड भी आता रहे, दूसरी दलों का स्टैंड भी आता रहे और विपक्ष के लोग कैसे छटपटा रहे ये भी आता रहे।
जितनी ये चर्चा होगी, जितना इस पर विचार विमर्श होगा आज के समय, उसका फायदा सिर्फ जननायक जनता पार्टी। पंजेटा जी कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं जी। तो समझ में नहीं आ रहा कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा इनको, भाजपा को और जजपा को होगा कैसे। ये स्कूल जो है उसकी हालत देख लो, आज खिलाड़ियों की हालत देख लो, बीपीएल के कार्ड कट गए, परिवार पहचान पत्र की देख लो, कौशल रोजगार का देख लो, पेंशन का मुद्दा देख लो, ओपीएस का देख लो, बेरोजगारी में 37.38 इस बार मतलब जो लगातार हरियाणा में बेरोजगारी में नंबर 1 आता जा रहा है। फिर महंगाई का देख लो, किसानों का देख लो। मुझे तो ये पता नहीं है क्या कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, या जो इतिहास में जो चीजें कांग्रेस के साथ तक इतनी बड़ी पार्टी थी 10 साल तक राज किया, और इनकी सेम स्थिति थी हरियाणा के अंदर। 40 विधायक थे इनके कांग्रेस के। बाकी तो जो कुलदीप शर्मा जी जो है वो आगे टाइम निकालते रहे, वो जो कुलदीप बिश्नोई जी के जो विधायक थे उनको लेके डिसीजन ही नहीं दिया उन्होंने। तो अल्पमत की सरकार थी वैसे भी वो तो जब वो नहीं बचा पाए तो मतलब ये कहाँ पे। और देखिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कभी ये नहीं कहा, जैसे अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, हम कोई सपने नहीं ले रहे भैया, आपको एंटी इनकम्बेंसी तो हम चाहते हैं। जब आपने सत्ता की मलाई दोनों ने इकट्ठे बैठ के खाई है, 4 लाख करोड़ का कर्ज हरियाणा के ऊपर हो गया है। तो पंजेटा जी आप अब तो कांग्रेस के साथ आप लोगों का गठबंधन हो सकता है, ये भी तो सुनने को मिला था कि अब आईएनएल जो है इनेलो है वो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती है। इसे लेकर भी बहुत सारे बयान थे। दुष्यंत चौटाला ने कह दिया था कि हुड्डा किसी भी हद तक जा सकते हैं चुनाव जीतने के लिए। देखिए राजश्री जी, हम इनकी तरह ना एक एम्बेरसमेंट ना हो, हम एक सकारात्मक और पॉजिटिव सोच के साथ हमने कहा है हमारे जो दरवाजे हैं वो भाजपा जजपा को छोड़ के सभी दलों के लिए खुले हैं सर। लेकिन ये नहीं चाहते कि पार्टी की स्थिति देखिए, केवल 1 सीट है सर प्रदेश में। देखिए वो पास्ट में था ऐसे, तो भाजपा की भी 2 थी। आज उस अगर हमारी 1 ही सीट थी तो हम इलाहाबाद की सभी पार्टियों के साथ पूरे हरियाणा में 3 विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं। आप बता दीजिए, आपको सारे के सारे रिजल्ट पता है। उसमें एक कांग्रेस की है, एक आईएनएलडी की है और एक कुलदीप बिश्नोई जी की है। उसको मैं भाजपा की मानता ही नहीं हूँ। एक वो कुलदीप बिश्नोई जी का अपना वर्चस्व है, वो भाजपा की भी नहीं है। आप मुझे बता दीजिए 3 बार इलेक्शन में जजपा की और भाजपा की सीट तो बताओ। लेकिन अभी की बात हो रही है, अभी की बात हो रही है, आगामी चुनाव को लेकर बात हो रही है, तभी तो आप गठबंधन को लेकर चर्चा कर रहे हैं। राजश्री जी 2019 में आई थी वो, इनकी बदौलत आई थी। इन्होंने उत्तर देना चाहता हूँ। अब ये मुझे तो लगता नहीं कि हरियाणा की राजनीति मैं बोला नहीं, फिर आप क्यों डिबेट खराब करता, आपको पता ऐसी होगी। सर उनकी बात सुन लीजिए, आपने अपनी बात रखी है सर। 84 के अंदर भाजपा के बहुत देर से आप ही बोल रहे हैं ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ। मैं आप बहुत अरे पंजेटा जी बहुत सारे मुद्दे आपने थोप दिए हैं। अब सुन लीजिए वीरेंद्र जी क्या कुछ कह रहे हैं। आपने बहुत सारे मुद्दे उठाए सर, बेरोजगारी को लेकर आपने बात की, ओपीएस को लेकर आपने बात की। आपने जो सवाल किया उसका उत्तर आखिरी दे रहा हूँ, मेरे को 10 सेकंड चाहिए, उसके बाद में कुछ नहीं बोलूंगा। डिबेट में समय भी मत दीजिए। जी सर। 84 में भाजपा के केवल 2 MP थे। आपको मैं इनका इतिहास गिना दूं, 34 साल का पिछला हरियाणा का इतिहास है इनका। कभी 8-4%, 2%, 1-2 विधायक से ऊपर नहीं आए इनके कभी भी। लेकिन बात अभी की हो रही है सर, अभी के मुद्दे भी अभी के हैं सर, चुनाव भी अभी के हैं सर। इससे किसी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि उसका पास्ट के अंदर अगर एक MP आया, एक MLA आया तो उसी मुझे लगता है आपने सारा समय आज इनके लिए तय कर रखा है। ये मुद्दा नहीं होता, ये पास्ट की बात है। आज हरियाणा के अंदर भी इनकी जमीन कितनी हुई है, आज के प्रेजेंट के जो हालात है उसके हालात के ऊपर चर्चा करो आप। जो मैंने मुद्दे गिनाए हैं उनका जवाब नहीं है, पर कर्ज का जवाब नहीं, बेरोजगारी का जवाब नहीं, महंगाई का जवाब नहीं, कौशल रोजगार का जवाब नहीं। ठीक है, बात सुन लीजिए वीरेंद्र जी की बात सुन लीजिए। जी वीरेंद्र जी देखिए, राजनीति को कौन किस नजरिए से देखता है वो आज आपकी डिबेट में साफ साफ दिखाई दे रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि इन्होंने उनके साथ मलाई खाई सत्ता की। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता को, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को और कांग्रेस को भी हम ये बताना चाहते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल को सत्ता मलाई लगती होगी, मलाईबाजी सत्ता में रहकर ये करते रहे होंगे, इसलिए उनको दूसरे भी बीच में नहीं बोलना ना, मेरी बारी अब तो इनको बुलवा लीजिए आप, इनको बोलिए, मैं चुप हूं अब, इन्हीं को बुलवाइए, मैं डिबेट छोड़ देता हूं। वीरेंद्र जी अपनी बात पूरी करिए सर।
मेरी बात में बीच में ना ये बोल रही, कृपया आप भी ना बोलिएगा। मैं ये कह रहा हूं, इंडियन नेशनल लोकदल को लगता होगा या इनका संस्कार या परंपरा होगी कि वो हरियाणा में सत्ता को मलाई बाजी या मलाई खाने या बटोरने का माध्यम मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहे हरियाणा हो चाहे केंद्र हो, देश भर में कहीं भी भाजपा सत्ता में जहां आती है या सत्ता में आने के लिए प्रयास करती है तो सीधे तौर पर यह कहकर आती है और आकर करती है कि हम सत्ता को सेवा का माध्यम मानते हैं, जनता की सेवा का, देश और प्रदेश के विकास का माध्यम मानते हैं। ये कभी बेरोजगारी के आंकड़े उठाते हैं, कभी कर्ज के आंकड़े उठाते हैं। इतने मैं यूं कहूंगा, निर्लज्जता ज्यादा बड़ा शब्द हो जाएगा, लेकिन इस तरह की सोच इनकी है कि इनके सामने आकर बता दिया कि हमने आज तक, और एक बार नहीं बताया, अनेक बार बता चुके, मुख्यमंत्री जी भी बता चुके कि भारतीय जनता पार्टी और जजपा की सरकार ने एक दिन भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारत सरकार द्वारा कर्ज लेने की जो सीमा तय की गई है, जीएसडीपी के अनुपात में जितना कर्ज लिया जा सकता है, उस सीमा को पार नहीं किया, आधा सेकंड के लिए भी पार नहीं किया। हम मर्यादा में रहकर कर्ज लेते हैं, प्रदेश के विकास पर उसको खर्च करते हैं। लूटने का, लुटेरा पंथी का आरोप इंडियन नेशनल लोकदल पर लगता रहा है और उससे भी ज्यादा कांग्रेस पर लगता रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल की दुर्गति इतनी हो गई है कि अब इनके नेता उस कांग्रेस पार्टी को आगोश में लेने के लिए तैयार हैं जिस कांग्रेस पार्टी पर ये कल तक टेलीविजन चैनलों पर बैठकर ये आरोप लगाते थे कि उस पार्टी के मुख्यमंत्री और नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साजिश करके इनके शिखर नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और उनके साथियों को 10 साल के लिए जेल भिजवा दिया। यानी जो 10 साल के लिए जेल भिजवाए उस झूठे और षड्यंत्रकारी को गले लगा लेंगे क्योंकि इनको सत्ता चाहिए। ये तो इनकी सत्ता लोलुपता की निशानी है। दूसरा, एक ये कह रहे थे कि भाजपा की भी 2 सीटें रही हैं, 4 सीटें रही हैं। हाँ भाई साहब, हमने कभी इनकार किया कि नहीं रही, हमारी भी कम सीटें रही हैं। प्रजातंत्र में ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं? आपकी मेमोरी इतनी सेलेक्टिव कैसे हो सकती है कि हरियाणा में एक आध बार को छोड़कर इंडियन नेशनल लोकदल इतिहास में जब भी सत्ता में आई उसे भारतीय जनता पार्टी, जो उस समय इनका जूनियर पार्टनर होता था, उसके सहारे की जरूरत पड़ी। अधिकतम भी अगर इनकी कभी सीटें आई तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आई। सत्ता का सुख अगर इन्होंने भोगा तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के बिना ये कभी उसका उपभोग नहीं कर पाए। तो गुमराह करना बंद करें, जमीन पर लड़ें और जमीनी हकीकत को देखें। और जमीनी हकीकत कम से कम इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष में नहीं है, इसका एक प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बार बार कह रहे कि बस हाँ बस एक दो वाक्य चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने पिछले 1 महीने में लगभग आधा दर्जन जगहों पर अलग अलग अंदाज में गठबंधन की बात की है और यहां तक कहा है कि वे सारा स्वार्थ छोड़कर, यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी या दावेदारी छोड़कर भी कांग्रेस का दामन थामने के लिए, कांग्रेस का सहयोग लेने के लिए तैयार हैं। एक तरफ वो लगातार ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके प्रवक्ता केवल धिंगड़ा सरेआम कह रहे हैं कि नहीं चाहिए तुम्हारा साथ, हम अपने दम पर सक्षम हैं। तो इतना तिरस्कार सहने के बाद भी सत्ता का पुरस्कार पाने के लिए इतना तिरस्कार सहकर भी ये कांग्रेस का दामन पीछे से लपकने के लिए तैयार हैं। ये दुर्गति का प्रमाण है। जमीन खिसकी इनकी हुई है, जमीन इनकी खिसकी हुई है, नाम हमारा ले रहे हैं। ठीक है केवल जी। देखिए वीरेंद्र जी की भी आपने बात सुनी होगी। भाजपा ने 9.5 साल के अंदर जो काम किया, जी मैंने सुन ली, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। जो भाजपा ने 9.5 साल का, जो अभी 9 साल का जो काम हुआ है, आप ये सीधा मान के चलें कि इन्हीं 9 साल में इनको सत्ता पूरी हरियाणा के अंदर मिली, चाहे वो
जजपा ने इनके साथ मिलके 3.5 साल जो किया काम, और या 5 साल पिछले जो इन्होंने अपने आप किया। इन 8 सालों में जो हमारी लोन लेने की रेशो थी, जो मर्यादा की ये बात कर रहे हैं, उस मर्यादा में 15% लोन लेने की रेशो थी। इन्होंने उसको बढ़ाकर 30% कर लिया, उस रेशो को ही बढ़ा दिया, और उसके बीच में 27-28% लोन ले लिया। अज्ञानी हो, तो उस 15% कभी भी नहीं थी। केवल धिंगड़ा झूठ मत बोलो, कभी भी 15% नहीं थी। भाई साहब, कभी भी 15% नहीं थी। मेरे पास भी कभी भी 15% नहीं थी। केवल धिंगड़ा मैं जो बोल रहा हूँ कभी भी 15% नहीं थी। बोलता हूँ, कभी भी 15% नहीं थी। झूठ नहीं बोलने दूंगा। अगर फाइनेंस कभी भी 15% ये सीमा नहीं थी। कभी भी 15% नहीं थी। इतना झूठ तो मत बोलो ना। कभी भी 15% नहीं थी। 15% मत बोलो, कभी भी नहीं थी 15%। 15% कभी भी नहीं थी। सुनिए, अरे भाई साहब सुन लीजिए ना, हमारे टाइम पे कभी भी 15% नहीं थी। अज्ञानता मत बिखेरो, झूठ मत बोलो, हरियाणा के लोगों को बावड़े मत समझो। जो मैं बात अभी आपको कह रहा हूँ 15% थी, आज ये 30% है। ये जो मर्यादा की बात कर रहे हैं, इन्होंने मर्यादा तोड़ी है। 15 से 30% रेशो बढ़ाई है। 30 से जानकारी आपको होती नहीं है। झूठ बोलकर जाने नहीं देंगे। केवल धिंगड़ा इतना झूठ क्यों बोलते हो? कैसे बोल पाते हो? एक बार चेक करिए सर दोबारा। एक मिनट लिसन टू मी। ये रिकॉर्ड पर है सब कुछ। आप एक बार चेक करिए सर। निर्लज्जता और बेशर्मी के साथ झूठ बोलते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। ये अपने देखिए, जब रजत पंडेता बोलते हैं तब उनको रोकने की कोशिश करते हैं। जब केवल धिंगड़ा बोलते हैं तो उनके बीच में बोलते हैं। तब इनकी अरे भाई तुम अपने टाइम पे बोलना, अपने टाइम पे बोलना। मैं एलानिया बोल रहा हूँ। राष्ट्रीय जी आप आंकड़े चेक करिए, आप आंकड़े चेक करिए, फाइनेंस के आंकड़े चेक करिए। 15 अरे भाई आप 1 मिनट रुकिए आप रुकिए 1 मिनट। राष्ट्रीय आप आंकड़े चेक कीजिएगा। 1 मिनट आप आंकड़े चेक कीजिएगा। मैं आपसे ये कहूंगा राष्ट्रीय जी अपने डेस्क को कहिए कि आंकड़े सही लाकर डिस्प्ले करें। केवल ढिंगड़ा का झूठ यही पकड़ा जाएगा। ये बेनकाब और नंगे हो जाएंगे यहीं पर। बीजेपी आंकड़ा अपने डेस्क से कहिए वो दे। बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी जीएसडीपी का कितने परसेंट तक कर्ज लिया जा सकता है? इसके नियम क्या है? पहले आप झूठ बोलना बंद करिए। राजश्री इनको तकलीफ हो रही है क्योंकि इनको मैं आंकड़े तकलीफ हो रही है। आप भी चेक करिएगा, मैं आपको जो बता रहा हूँ। केवल धिंगड़ा पढ़ के आया करो मेरे भाई। थी, इन्होंने उसको 30% किया। 30% से 27% इन्होंने लोन लिया, 28% लोन लिया, जो कि इन्होंने उस आंकड़े को इंक्रीज किया है। कितना बड़ा झूठ। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप चेक करिएगा, ये आप चेक करिएगा और इनके मुंह में इनका झूठ दीजिएगा। ठीक है ढिंगरा जी, आप एक बार फैक्ट चेक करिए। हरियाणा की जनता जी का जवाब ले लेते हैं। आपने कहा कांग्रेस के साथ नहीं बोल सकते। मेरे पास एक चीज का आंकड़ा होता है। मैं आप भी क्रॉस चेक करिए, मैं आपको आंकड़ा भेज दूंगा। 15% था उस समय, कोरा झूठ के ऊपर पंडिता जी का जवाब सुन लीजिए सर। और मैं आपको फिर मैं आपसे एक सवाल का जवाब लूंगी। जब दुष्यंत चौटाला ये कहते हुए नजर आए थे, बताना चाह रहा जी आप एक बार फैक्ट चेक करिए। इन लोगों ने जी, मैं आपसे यही सवाल, इस पर भी मैं जवाब लूंगी आपसे कि सत्ता के लिए उड्डा किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये दुष्यंत चौटाला का बयान था, इस पर मैं जवाब लूंगी आपसे। पंडिता जी मैं एक बार भाजपा के प्रवक्ता का जवाब दे दूं। उन्होंने एक तरफ चौटाला साहब को लेकर कई सारी झूठे प्रवक्ता है बीजेपी के, भारतीय झूठ पार्टी है। दूसरी बात जो है, अरे मेरी बात तो पूरी होने दे भाई। पंडिता जी कुछ बहुत दर्द होता है केवल धिंगड़ा को सच किसका जवाब चाहिए आपको? बहुत ही दर्द होता है भैया, बहुत दर्द होता। आप लोगों को तो बहुत दर्द होता है सच सुनकर। आप लोगों के साथ तो जो कर दिया इन्होंने करना था। मुझे पता था कि आपके साथ ये होगा। एक तरफ कहते हैं कि चौटाला साहब को कोई पद नहीं चाहिए, कोई पद का लालच नहीं है, सभी पद छोड़ने को तैयार है। और एक तरफ कहते हैं कि सत्ता में आने के लिए दामन पकड़ रहे हैं, पीछे से दामन पकड़ रहे हैं, कभी पता नहीं क्या बात करते हैं। देखिए चौटाला साहब ने कहा पंजेटा जी ये तो कि हम कुछ भी छोड़ देंगे, कुछ कर देंगे, तो ये तो अच्छी बात है ना। ये अभी पहली बार छोड़ा है। इनको पहले समझाइए, वीरेंद्र चौहान को पहले समझाइए डिबेट कैसे होती है।
पहले थोड़ी ना छोड़ा है ये तो भाजपा के टाइम में हमने सेंटर में कोई मिनिस्ट्री छोड़ दी थी। क्या बात करते हो आप? चौटाला साहब का क्या मुकाबला करोगे आप बात करते हो, आपका दामन पकड़ के आए, आप अड़ गए थे आधी सीटों के ऊपर। वो मुकाबले में नहीं है इन दिनों रजत भाई, वो आजकल मुकाबले में नहीं है। अरे आप कोई बात मैं कर रहा हूँ उसे सुन लो, मैं तो आपके बीच में चौटाला साहब मुकाबले में नहीं है भाई साहब। मैं विशेष टिप्पणी नहीं दे रहा था, आप मेरी बात कोई मैं पुराना कोई उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण तो खत्म होने दो, आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। आपने आधी सीटें मांगी, अगर उस वक्त आपको आधी सीटें दे देते तो ना हम सत्ता में आते, और आपने तो किसी तरह लड़ झगड़ के 30 सीटें ली, उसमें भी आपकी 5-6 सीटें आई। आप एक बात बताओ, एमपी तक हमने आपको कैंडिडेट दिए, जब उससे पता चल जाता है अगर आप 30 सीटों में भी 5 सीटों पे सिमट गए तो किसकी वेव थी? इंडियन नेशनल लोकदल की वेव थी या आपकी वेव थी? वो वेव इंडियन नेशनल लोकदल की थी, तभी 10 में से 10 और सेंटर में हमने आपसे, चौटाला साहब क्या लोभिया लालची थे कि आपके सेंटर में हमने समर्थन दिया, बिना किसी शर्त के समर्थन दिया आपको। पंजुटा जी, आपने भी तो अभी सुना, वीरेंद्र जी को आपने सुना कि यहाँ पर गठबंधन को लेकर कांग्रेस और इसके इनेलो के गठबंधन को लेकर भी बात सामने आई थी, तो वहां पर वीरेंद्र जी क्या कुछ कहते नजर आए थे, आपने सुना सर? उस पर जवाब सर। हाँ, मैं उसका भी जवाब दे रहा हूँ राष्ट्रीय जी। हमने इसी तरीके से कांग्रेस के सामने भी किसी तरीके की कोई शर्त नहीं रखी, और हम भी नहीं चाहते कि कांग्रेस भी कोई शर्त रखे। ये केवल कांग्रेस की बात नहीं है, सारे विपक्षी दलों को एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। आज हम देखिए, कुछ भी कोई प्रवक्ता कुछ भी बोलता रहे, मैं बहुत मैच्योर बात करता हूँ और बहुत डीप बात करता हूँ जिसका कोई सच में अर्थ निकलता हो। मेरे बातों के पीछे मैं बहुत बड़ा हूँ, हमें इसकी जरूरत नहीं उसकी जरूरत नहीं, आपस में लड़ते रहे और फायदा वही दिल्ली मलाई चाट जाए भाजपा, ये जो फायदा भाजपा को हो जाए। 4 लाख करोड़ का, आप एक बात बताइए, कल को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहे कि 10 लाख करोड़ तक का आप कर्ज ले सकते हो, तो क्या आप 10 लाख करोड़ का कर्ज न चला जाओगे? आप कह रहे हो आरबीआई ने लिमिट तय करी, लिमिट तो आप तय करोगे। प्रतिशत को करेक्ट करने की बात थी सर, प्रतिशत हर एक को राष्ट्रीय आप हर एक ठीक है सर, आपकी बात तो मैं सुन रही हूं सर, बोलिए। तो जनता, मेरी बात खत्म ही हो रही है, मैंने 10 सेकंड लूंगा। जनता को ना कुछ समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर बीच में किसी बात को फ्लो तोड़ देंगे आप। मैं कर्ज की हरियाणा पे बड़ा गंभीर मुद्दा है ये हरियाणा, आप तमिलनाडु को देख लीजिए, गुजरात को देख लीजिए, कर्नाटक को देख लीजिए, महाराष्ट्र को देख लीजिए, बहुत अच्छी तरह अपनी जीएसटीपी को जो अपना कर्ज को वो मेंटेन करते हैं, उनकी 4% 5% पे रहती है, और क्या रेवेन्यू को मेंटेन करते हैं। लेकिन हरियाणा आज 4 लाख करोड़ का कर्ज कहां से चुकाएगा? ये बातें गंभीर है। ये मलाई की मैंने इसलिए बात की क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल की जब सरकार थी तब सरप्लस में एक ऐसे में छोड़ के गए थे हम, सरप्लस के अंदर बजट छोड़ के गए थे हम। पिछला बजट अगर आप कर्ज की तुलना करें तो पिछला कितना कर्ज उठाया होगा? 24,000 करोड़। अगर 70,000 कांग्रेस कहती है, चलो 30,000 करोड़ का बिजली का भी मान ले, तो आप एक बात बताइए, उसके अतिरिक्त 3 लाख करोड़ को आप कैसे जस्टिफाई करोगे? 4 लाख करोड़ के कर्ज को आप कैसे जस्टिफाई करोगे? आप बेरोजगारी के आंकड़े आप नहीं मानते, आप तो लाखों जो आवेदन है, चलो महंगाई को आप नहीं मानते, 100 रुपए लीटर तेल है, सोने का रेट ले लो, डीजल का ले लो, सिलेंडर का ले लो, आप किसी भी एफएमसीजी को ले लो, आप नहीं मानते। आप पेंशन को, बेरोजगारी को, किसी मुद्दे को आज आप एड्रेस करना चाहो, सड़कों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, आप किसी चीज को एड्रेस नहीं करना चाहते, किसी मेन मुद्दे पे आप बात नहीं करना चाहते। आपने 2-3 बातें रख दी, 750 किसान शहीद हुए आपके अंदर। इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज का जो विषय है सर वो कहीं ना कहीं भटक रहा है सर, कर्ज पर हम बात करेंगे। राष्ट्रीय जी, ये विषय अपने मुद्दों पर, कांग्रेस के साथ समर्थन अपनी दुर्गति पर ये बात नहीं करेंगे। राजी हो रहे हैं कि 750 किसान शहीद हुए और चौटाला साहब ने, अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा दिया। अगर कोई इस्तीफा देने पे मजबूर हो जाए, वो भाजपा की सरकार थी, वो किसान विरोधी भाजपा की सरकार थी, इसीलिए हम सारे एक प्लेटफॉर्म पे आने की बात कर रहे हैं। ये हमने 25 सितंबर को फतेहाबाद में उसकी नींव रखी थी, जहां पे तेजस्वी यादव आए, नीतीश कुमार आए, केसी त्यागी जी आए, बादल साहब आए, ये सब एक मंच पर आए। हम चाहते हैं उसी मंच पे अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार जी भी आए थे, वहां एनसीपी के भी थे वहां पे। तो हम चाहते हैं सभी सारा विपक्ष इकट्ठा हो एक मंच के ऊपर, जो सत्यपाल मलिक जी भी कह चुके हैं। बात ठीक है, अब हरियाणा का इतिहास भी रहा है, लेकिन अगर आपको पता हो पुरानी चीजें, तो जैसा कि आप 80 के बाद का जिक्र कर रहे थे, तो वो बहुत ज्यादा रहा नहीं है। वीरेंद्र जी, माफ कीजिएगा, मैं आपके पास आऊंगी सर, केवल जी का जवाब ले लेते हैं उस पर, जहां पर दुष्यंत चौटाला ये कहते हुए नजर आए थे कि हुड्डा किसी भी हद तक जा सकते हैं। सर, गठबंधन को लेकर बात हो रही है, तो केवल जी का जवाब इस पर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, जो दुष्यंत जी हैं वो तो आज अपने उंगली काट के वो निकल रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि उनके साथ क्या बनी है, और ये बना रही है बीजेपी और जेजेपी में जो हो रहा है वो सबको दिख रहा है।
और ये जो 2023 का एंड आएगा, आप इनकी आपस में जूतियों में खीर बटती हुई देखोगे, आपको ये बता रहा हूं। और यही ये कहेंगे कि हम जो है इनके विरोधी हैं, बीजेपी के। आज ही कह दे विरोधी है, क्योंकि आज जो है इनके कुछ प्रवक्ता तो कहने लग गए कि हम विरोधी हैं, हम खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं। लेकिन कुछ लोग जो है, जिस तरह से जेजेपी, अभी जो कमलदीप सारन है, इनको दुष्यंत जी से पूछना चाहिए कि वो विरोधी है या नहीं है। इनको सारी बात का पहले समझ आनी चाहिए। कुछ आदमी कुछ बोल रहे हैं, कुछ आदमी कुछ बोल रहे हैं, सारी क्लैरिटी हो जाएगी कि ये कहाँ जा रहे हैं। और जहां तक अफसरों की बदलियां हुई है, बीजेपी ने जो अफसरों की बदलियां की है, इनके काम होने रुक गए हैं, इसीलिए चिल्लाहट निकल रही है। इन्होंने जो पैसा कमाने का काम शुरू कर रखा था, वो काम इनका हो गया। केवल जी, आप इस चीज को समझिए, वहाँ पर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हुड्डा जी का कोई स्टैंड नहीं है, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। बड़ा बयान है, हरियाणा को बड़े नेता आपके पार्टी के साथ। जेजेपी ने हरियाणा को जो लूटा है, अब इनकी लूट बंद हो गई है। केवल जी, मैं कह रहा हूं ना, इनकी लूट बंद हो गई है, और लूट बंद होने के बाद अब चिल्लाहट भी अंदर से निकलेगी। 2023 के एंड में आपको सब कुछ दिखेगा। ये क्या तरीका है? सब कुछ दिखेगा आपको, ये बता रहा हूं। और ये एमएलए कहाँ जाएंगे, ये जनता तय करेगी। ये नहीं तय कर सकते वो बीजेपी में जाएंगे कि कहाँ जाएंगे। ये एमएलए कहाँ जाएंगे, हो सकता है बीजेपी के एमएलए भी बाहर निकल जाए। डिंगरा जी, ठीक है, इस पर मैं जवाब दूंगी, इस पर मैं बात करूंगी वीरेंद्र जी से। कहाँ जाएंगे? जिस समय ऐसी सिचुएशन होती है, तो हर एक आदमी अपनी सीट बचाने की कोशिश करता है। कैप्टन अजय यादव का भी बयान था, उस पर मैं वीरेंद्र से सवाल करूंगी। मैंने पूछा, क्या वाकई हुड्डा जी का कोई स्टैंड नहीं है, जो दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं? अभी सारन जी को भी आपने सुना, वो कह रहे पहले भी किसी भी हद तक गए वो। दो प्रवक्ता सुनिए राजश्री जी, मेरी बात के बीच में दो प्रवक्ता तो बीजेपी और जेजेपी को चिल्लाहट हो जाती है, और बीच में आप एक क्वेश्चन कर देते हैं जिससे मेरी बात पूरी नहीं जाती। ऐसे तो ठीक नहीं है ना। आपको मैं सवाल अभी भी बता रहा हूं कि जो इस समय, एक मिनट सुन लीजिए, हमारी तो पार्टी सक्षम है। जो हुड्डा जी कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूं। हम अपनी सक्षम है। हम इस समय, आज चुनाव हो जाए, आज कांग्रेस की सरकार बनेगी हरियाणा के अंदर। जिस तरह से इन्होंने हरियाणा को लूटा है, लोग समझ रहे हैं, बड़ा दावा ये कर रहे हैं कि कैसे चुनाव आएगा। दूसरी बात ये सुनता की बात कर लेते हैं। दावा कर रहे हैं कि अगली जो सरकार होगी वो कांग्रेस की सरकार होगी। बड़ी बात कही है उन्होंने जी। जेजेपी के एमएलए भी भाग जाएंगे, बीजेपी ठीक है, ठीक है जी, सुन लीजिए सर, आपकी बात मानने, बस एक ही मिनट दे दीजिए, बस एक ही मिनट। 21 एमएलए बीजेपी के कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। डिंगरा जी, बस एक ही मिनट बोलने की। बीजेपी के एक्स एमएलए कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, ये भी दावा है। अच्छा ठीक है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बहुत सक्षम है, इतने सक्षम है कि बीजेपी के 21 एमएलए एक्स एमएलए ज्वाइन कर चुके हैं। सरकार दी जाती है उनको, 67 सीटों वाली सरकार दी जाती है 2005 में, जो भजनलाल जी के नेतृत्व में बनी थी, और वो उसको 10 साल कुशासन करके 15 पर ले आते, 67 से 15 पर ले आते। ये उनकी सक्षमता है। उनके कार्यकाल में 9, अरे भाई साहब, हमने बजट भी इंक्रीज किया था 14 गुना, 1 पर ले आते, 14 गुना बजट इंक्रीज किया था। आपने कहा कि 14 गुना बजट इंक्रीज किया था भाई साहब। 2300 करोड़ का बजट 38,000 करोड़ तक लेके गए थे, 14 गुना। आज सिर्फ 3 गुना बजट बढ़ा। लेकिन हमारे साथ आप कंपेरिजन नहीं कर सकते। आपने प्रदेश को लूटा है, हमने प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, हमने PSU बनाए, हमने PSU बनाए, आपने प्रदेश को लूटा है। आप लोगों ने प्रदेश लूटा है, हमने PSU बनाए। हमने 14 गुना बजट बढ़ाया, आपने प्रदेश में 4 लाख करोड़ कर्जा लिया है। आप लोगों ने 4 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा लिया। प्रतिशत तो देखिए, अगर एसजीडीपी के आपसे हिसाब से देखेंगे तो सर वो 9.8 के लगभग रहा है। एक बार आप भी पढ़िएगा इस पर, मैं भी रिसर्च करने की कोशिश करूंगी इस पर। ठीक है सारन जी, आपकी बात तो खैर उसमें रहेगी जी। बिल्कुल कहिएगा, मैं आपको आंकड़े भेज दूंगा। अगर ढींगरा जी ऐसे कुछ भी बोलते हैं, केवल ढींगरा को म्यूट कर दीजिए प्लीज, वो बात नहीं होने दे रहे। वीरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात सुनते वक्त बहुत कम है। वीरेंद्र जी, 15 से 30% किया इन्होंने। मैं तो हम भी डिबेट एक बार इनको रोक लीजिए, मैं कुछ कहना चाहता हूं। खराब करेंगे तो वीरेंद्र जी, राजश्री जी, आप राजश्री जी इसी पे डिबेट रखिएगा फाइनेंस पे। अगर मेरी बारी है तो मैं सारे आंकड़े दूंगा। बिल्कुल वीरेंद्र जी, बात सुनिए। मैं 20 सेकंड में ये बात बता देता हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 2014 में सीएम होते हुए भी सक्षम कह रहे थे। उनके 10 में से 9 लोकसभा कैंडिडेट हारे मुख्यमंत्री होते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के। 2014 में विधानसभा चुनाव में उन्होंने फिर से कहा कि मैं सक्षम हूँ।
15 पर मैं अपनी पार्टी को ये दीप कमल जी का कोई हिसाब किताब नहीं है। झूठ बोलने में ख्याल अच्छा है, हरियाणा प्रदेश को लूटने में इनका काम रहा है। भूपेंद्र सिंह शराब घोटाला हुआ, खरीद घोटाला हुआ, चावल घोटाला हुआ, तो घोटाले कर दिए और प्रदेश पे लोन ले लिया। फिर से अपनी पार्टी को नहीं जितवा पाए। 4 चुनाव सक्षम भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरवा चुके हैं। अब तो आगामी चुनाव की बारी है। बड़े चुनाव हरवा चुके हैं। डिपार्टमेंटों को लूटा, वो SIT कहाँ गई? वीरेंद्र जी की बात सुन लेते हैं सर, वक्त बहुत समय। वीरेंद्र जी वो कहाँ गई? शॉर्ट में सर। लेकिन ये बहुत ही ऐतराज की बात है कि केवल ढींगरा कांग्रेस पार्टी के ये झूठे प्रवक्ता कान पर फोन लगाकर बड़बड़ाते रहते हैं, सिर्फ डिबेट का माहौल खराब करने के लिए आते हैं। कांग्रेस पार्टी ने खुला छोड़ रखा है इनको। सर वीरेंद्र जी, अरे भाई साहब, मैं तो जैसे हमारा गलियों पर पशु घूमते हैं वैसे इनको डिबेट के लिए छोड़ रखा है। आप लोग मेरे बीच में बड़बड़ाते हैं। जी वीरेंद्र जी अपनी बात मेरे बीच में बड़बड़ाते हैं आप लोग। सर आप बोलने के लिए आपको देखते होंगे उनको जाइए सर, एक मिनट शांत हो जाइए। वीरेंद्र जी की बात सुनिए। सभ्य भी नजर नहीं आ रहे, आप ऐसे बोलते हुए सभ्य भी नहीं लग रहे। राजश्री प्लीज इनको चुप करा लीजिए। अरे आप पूरी नहीं होने देते मेरी बात। जी आपको वक्त मिला था सर, आपने अपनी बात रखी। वैसे चर्चा किस बात की होगी सर? बीजेपी और जेजेपी अगर है वो केवल ढींग रहा है। केवल जी ये मौका है, अभी आगामी चुनाव है, बहुत सारे बहुत सारे बयान सामने आएंगे सर। गठबंधन किसका क्या होगा इसे लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। हरियाणा के इतिहास को इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके राजश्री मेरी बारी है, मुझे बोलने दिया जाए। मैं बोल रहा हूँ, बीच में बोले जा रहे हैं कान पर। प्लीज शॉर्ट में सर, अगर अपनी बात रखना है तो प्लीज शॉर्ट के शब्दों का प्रयोग करेंगे, कुछ नहीं होगा। राजश्री प्लीज मुझे 2 मिनट दे दीजिए। मेरी बारी में भी तो बोलते हो सर। बात सुन लीजिए सर। केवल जी मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगी। मेरी बारी में भी तो बीच में ऐसे ही बोलते हो भाई साहब। केवल जी प्लीज। मेरी बारी में भी तो बीच में ऐसे बोलते, बोलना ही नहीं। केवल जी आप सर ऐसे करेंगे तो कैसे होगा सर? आप मतलब सुनना भी नहीं चाह रहे, आप फिर बोल भी रहे, आपने वही चीज बार बार सर आप रिपीट कर रहे हैं। ये बदतमीजी बंद कर दो केवल ढींगड़ा। चलिए वीरेंद्र जी, कुल मिलाकर चलिए आपका यही स्टेटमेंट है कि पार्टी में ठीक चल रहा है। अब एक तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर मुझे कहने तो दीजिए, मैंने स्टेटमेंट तो शुरू ही नहीं की सर। प्लीज सर, मुझे कहने तो दीजिए, मेरी तो बात शुरू भी नहीं हुई। जी वीरेंद्र जी, हमारे विपक्षियों की राजनीतिक हालत बदतमीज केवल ढींगड़ा। चुप हो जाओ। सरकार को कर दिया पूरा। हमारे सरकार को बदतमीज केवल ढींगड़ा। चुप हो जाओ। ये मेरे बीच में बोलते हैं बदतमीज केवल ढींगड़ा। चुप हो जाओ। ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे क्यों अपने आप को बेनकाब कर रहे हो? इसी तरह से माफ कीजिएगा वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। केवल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दीप कमल जी बहुत बहुत शुक्रिया। रजत जी आपका भी धन्यवाद। राजेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक तरह से देखा जाए तो शीर्ष नेताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं क्या संकेत देते हैं, खैर ये तो वक्त ही बताएगा। गठबंधन की सरकार फिलहाल चल रही है। जेजेपी का भी वही स्टेटमेंट है कि अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है। बीजेपी का भी कहना है कि सब कुछ ठीक है। अब कुछ प्रवक्ता ये कहते हुए नजर आए थे कि बयान पर खेद है। अब कुछ प्रवक्ता ये कहते हुए नजर आए थे कि सरकार मिलकर काम कर रही है। गठबंधन है सरकार में, बीजेपी की सरकार है और जेजेपी सहयोग कर रही है। खैर अब आगामी चुनाव है, इस तरह के बयान देखने को और भी मिलेंगे। चलिए इसी के साथ ही मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।